Guru. My name is प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम पावर शेयरिंग के पार्ट बी वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे. In case you haven't seen part A, we discussed about the case theories and studies of Belgium and what was the outcome of power sharing in context of Belgium, and then we studied about majoritarianism in Sri Lanka. और अब हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने क्या बोला था कि हम क्या कंटिन्यू करेंगे, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. बट देन अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो से देखेंगे तो मे बी आपको कंसेप्ट समझ ना आए, इसीलिए प्लीज गो बैक टू द पार्ट ए वीडियो, फर्स्ट वॉच इट एंड देन कम टू दिस वन, ताकि आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए. क्योंकि जो केस स्टडी है इस चैप्टर के लिए, बेल्जियम हो या श्रीलंका हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, किस तरह से कम्युनिटी डोमिनेंस या कितनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कम्युनिटीज हो गई थी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो कैसे हैंडल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेल्जियन मॉडल क्या होता है, ये सब के बारे में आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा. इसीलिए प्लीज गो बैक टू द previous video so that there is no problem in understanding the concepts. So now we will study that why is power sharing desirable. Okay, तो इससे हम क्या समझेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी है. अब यहाँ पे इन्होंने टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस दिए हैं पावर शेयरिंग के जरूरी होने के. ठीक, पहला क्या हो जाएगा, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स. ठीक है, दो ग्रुप्स हैं अगर, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका एक सबसे प्रोमिनेंट रीजन ये हो जाता है कि अगर किसी दो कम्युनिटीज में लड़ाई झगड़ा या फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है तो पावर शेयरिंग उसे रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, अब जैसे कि हमने बेल्जियन मॉडल में क्या पढ़ा था, डच स्पीकिंग पीपल एंड दी फ्रेंच कम्युनिटी, इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, पावर शेयरिंग हुई, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. ऐसे ही श्रीलंका में सिन्हली स्पीकिंग कम्युनिटी एंड देन दी तमिल कम्युनिटी, इन लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट हो रही थी, इसकी वजह से सिविल वॉर हुआ एंड देन काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी और वो वॉर बहुत ज्यादा टाइम बाद खत्म हुआ. तो इसीलिए हम अगर पावर शेयरिंग की हेल्प लें तो दो कम्युनिटीज में जो टेंशन क्रिएट हो रही है, जो ऐसा स्ट्रेस्ड माहौल चालू हो जाता है, वॉर जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट राइट्स जैसी कंडीशन हो जाती है, अगर उनमें इक्वली पावर डिवाइड कर दी जाए या फिर जिस भी प्रोपोर्शन में अगर एक पावर डिवीजन हो जाए तो उन लोगों में एक सेंस ऑफ आ जाएगा कि या लाइक इवन वी आर इम्पोर्टेंट, हम एलियनेटेड नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है कि कल को हमें हमारे राइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा भी उतना ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग. अब जैसे इंडिया में एग्जाम्पल ले लीजिए, SC/ST कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन है. ठीक है, इवन इन दी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है. सो एटलीस्ट दे हैव अ सेंस ऑफ अश्योरेंस कि हमारा जो सिर्फ हायरार्कियल कास्ट हैं वो नहीं रूल कर रही होंगी, सारे पावर्स उनके हाथ में नहीं होंगे, जो हमारे राइट्स होंगे, जो हमारे व्यूज होंगे, हमारे हित में क्या है, हमारा मत क्या है, वो हम रखने के मतलब हमारे पास वो अधिकार है कि हम उसे प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि हमारे साथ भी जो पावर है वो शेयर्ड है. तो यही इसमें बताया है. उसके बाद सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. क्या होता है, मोस्टली जो होता है ना, ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका, ये क्या करता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला देता है. पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है, वही जो मैंने आपको बताया, फालतू में इतना लड़ाई झगड़ा हो, इतना क्योटिक माहौल हो, देश का डेवलपमेंट हैम्पर हो, देश का पीस हैम्पर हो, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, हर तरह से अगर एक कंट्री की ग्रोथ हैम्पर हो रही है तो उससे तो वे 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 बेटर ऑप्शन है टू ऑप्ट फॉर पावर शेयरिंग, ताकि दोनों जो सिचुएशंस हैं जो कंट्री में वो पीसफुल हो जाए. Imposing the will of majority community over
others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अब सेम अगर इसमें आप एग्जाम्पल ले लीजिए इंडिया का. अब इंडिया में क्या था, अगर इंडिया एक सेक्युलर नेशन नहीं होता और सिर्फ क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी में कौन सा रिलीजन है, हिंदूज हैं, तो अगर हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग ही रूल्स बन रहे होते तो इससे क्या होता, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसके अंदर एक एलियनेशन की फीलिंग आ जाती कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, हमें तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है इसका पार्ट, और ऐसा कुछ भी. एंड उसके बाद क्या होता है ना, मतलब शॉर्ट रन के लिए आने वाले 5-10 सालों के लिए तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग रूल्स बन रहे हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस है. बट देन लॉन्ग रन में ना ये अपनी कंट्री की ही यूनिटी को अफेक्ट करता है, ग्रोथ को अफेक्ट करता है इन एवरी पर्सपेक्टिव. तो इसीलिए पावर शेयरिंग में मेजोरिटेरियनिज्म जैसा कुछ भी नहीं होता है, which leads to a positive growth and a peaceful environment in a nation. उसके बाद tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. ठीक है, जो majorities का जो एक कह सकते हैं डोमिनेंस है, जो रूल है, ठीक है, वो जो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ऑप्रेसिव नहीं है, ठीक है, वो कभी कभी उन पे भी बैकफायर कर सकता है, उनके कम्युनिटी में भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकती हैं, एंड देन दे कैन आल्सो बी ड्रैग्ड इनटू द एंटायर राइट लाइक सिचुएशन, राइट लाइक. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. उसने पहला रीजन क्या पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है दो कम्युनिटीज में. अब यहाँ पे आपको एक दूसरा रीजन भी दिया है. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. Power sharing is the very spirit of democracy, and a democracy rule involves sharing power with those affected by its exercises and have to live with its effect. ठीक है, जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब डेमोक्रेसी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी जो स्पिरिट है, ठीक है, उसकी जो सोल है, जो आत्मा है डेमोक्रेसी की, वो क्या है, वो पावर शेयरिंग है. अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसमें मेजॉरिटेरियनिज्म रूल आ जाएगा, उसमें एक अथॉरिटेरियन रूल आ जाएगा, मे बी इट मे लेटर गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिक्टेटरशिप. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो जो डेमोक्रेसी है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. A democratic rule involves sharing power. ठीक, this is important. A democratic rule involves what? Sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. अब जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट्स डेमोक्रेसी. तो अगर इंडिया में कुछ भी रूल्स चेंज हो गए, अब जैसे जीएसटी आया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सब लोग इफेक्ट हुए ओवरऑल, ठीक है, तो ऐसे ही अगर कुछ भी ऐसा रूल आएगा तो एवरीबडी विल बी अफेक्टेड. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए पावर किनके साथ, जो उस पर्टिकुलर नेशन, उस पर्टिकुलर स्टेट के एक्सरसाइजेस से के साथ उन्हें जीना है और वो अफेक्ट होता है. अब जैसे जीएसटी का रूल आ गया तो वी हैव टू लिव विद इट until and unless it's been amended or not. Same goes with the any amendment or rule that is upcoming, कि वो हमें उसके साथ जीना है और वो हमें असर करेगा क्योंकि हम उस पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन्स हैं. इसीलिए उनके साथ पावर शेयरिंग होनी चाहिए जिनको जो उस स्टेट या नेशन के एक्सरसाइजेस हैं वो अफेक्ट करेंगे या उन्हें जिनके साथ उन्हें जीना है. Okay, I hope I am clear. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one
where citizens through participation acquire a stake in the system. Now this is a democracy. You must have seen your mom and dad and your elder ones who are like 18 or 18 plus. They are going to, they'll be going for voting, or they must have gone to voting. What do they do when they go to vote? They exercise their right to vote. Now what is right to vote? In a democracy, right to vote should be considered as the another soul of democracy, because डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट सिटीजन्स. जो एक डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह से वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में है. उनके हाथ में ये पावर होती है कि वो चूज करें कि वो किसे चाहते हैं, कि वो किससे गवर्न होना चाहते हैं. क्योंकि जब आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन या कोई भी आपका फैमिली मेंबर जब वोट डालने जाते होंगे, तो वो यही चूज करके आते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को चूज करके आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पार्टी उन्हें गवर्न करे. तो ये जो अल्टीमेट पावर है कि कौन गवर्न करेगा, किसकी गवर्नमेंट आएगी, वो सिटीजन्स के हाथ में होती है. वैसे यहाँ पे क्या दिया है कि लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो बताएं कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं. किससे गवर्न होना चाहते हैं ये तो बताएं, बट देन वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं. व्हाट रूल्स आर इन फेवर ऑफ देम, व्हाट रूल्स आर दे नॉट लाइकिंग. अब जैसे अभी आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में या रिवाइंड करें अपनी मेमोरी को, तो आपको किसान आंदोलन याद होगा. वो इतना ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेज पे चला कि द गवर्नमेंट हैड टू टेक बैक ऑल द फार्म लॉज दैट वर इम्प्लीमेंटेड. Because why do the farmers protested against it? Because they were not okay with all the laws that were being implemented. उनको लग रहा था कि ये उनके हक के अगेंस्ट है, ये उनके हक को खत्म कर देगी, या फिर उनकी जो इनकम होती है, या whatsoever reasons they had. So they protested against it, and then the government got the notion that okay, वो जिसके लिए लॉ बना रही है, जब वही उसके साथ खुश नहीं है, so they just took it all back. तो इसीलिए people have a right to be consulted on how they are to be governed, and legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in system. अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला सेट ऑफ रीजंस था ना, इसको प्रूडेंशियल माना गया है, एंड द सेकंड मॉरल. अब प्रूडेंशियल क्या होता है, जिसमें ये देखते हैं कि जिसमें कोई भी ऐसे मॉरल एथिक्स इन्वॉल्व नहीं होते. उसमें मोस्टली ये देखते हैं कि प्रॉफिट किस में है, मतलब भलाई किस में है, बट नॉट मॉरली, बट कंट्री का ओवरऑल ऐसे डेवलपमेंट एंड प्रॉफिट किस में है. तो जो पहला सेट ऑफ रूल्स था कि कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होगी तो कंट्री स्मूथली फंक्शन करेगी. तो एवरीबडी विल बी कंट्रीब्यूटिंग इनटू द जीडीपी एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इकोनॉमिकली एंड इन एवरी पर्सपेक्टिव. तो पहला वाला जो था, इसमें जो हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा, इट वॉज प्रूडेंशियल, एंड द सेकेंड वन वॉज मॉरल. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग कितने तरह की होती है, कितने फॉर्म्स में होती है पावर शेयरिंग. ओके, तो अभी तक हमने पावर शेयरिंग में क्या क्या पढ़ लिया. हमने पढ़ लिया पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आई विल रिपीट इट अगेन. प्लीज गो एंड वॉच द पार्ट 1 वीडियो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा, उसकी केस स्टडीज नहीं समझी, तो फिर आपको इसे समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी. और अगर आपने देखा है तो दैट्स वेल एंड गुड. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे. हमने पढ़ा था श्रीलंका और बेल्जियम की केस स्टडी. ठीक है, श्रीलंका में कौन से दो कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट था, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज में. मेजॉरिटी पूरे देश में किसकी थी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी की, बट ब्रसेल्स जो बेल्जियम का कैपिटल था, वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी. ठीक है, इसी वजह से उन पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ. कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने का मेन रीजन क्या था कि जो फ्रेंच थे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, दे वर एजुकेशनली रिच, तो उन्हें कंपैरेटिवली हर चीज जल्दी मिली, फास्ट मिली, किसी कंपैरिजन में डच लोगों के कंपैरिजन. तो उनके अंदर एक रिजेंटमेंट की फीलिंग थी, उनके अंदर एक गुस्सा था. वही धीरे धीरे इसमें बदलने लगा कि उनके अंदर यह लगा कि क्योंकि वो मेजॉरिटी है तो उनको पूरे बेल्जियम पे रूल करने का, गवर्न करने का मौका मिलना चाहिए. एंड
सेम वाज द सिचुएशन इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ था, सिन्हलीज पीपल थे एंड देन देयर वर दीज Tamil speaking peoples. Okay, Tamil speaking people were also subdivided into two categories. What were the two categories? There were these Indian Tamilians and then there were Sri Lankan Tamilians. अब Indian Tamilians कौन थे? जो plantation workers थे, जो colonial time पे British राज में they were like they moved from Tamil Nadu to Sri Lanka. And then there were people, they were Tamilians who were born and brought up in Sri Lanka, and they had their ancestral property there, ancestral links. So दो communities थी. Sinhalese people were mainly Buddhist, and then these Sri Lankans the Tamil speaking people were Hindu and Muslim both. अब इन लोगों में भी conflict चल रहा था क्योंकि Sinhalese were in a large majority, which later on converted into majoritarianism rule, and which you know, it initiated or it just developed a feeling of alienation within the Tamil people, and which later on led to a civil war in in Sri Lanka, and which was very very drastic. It had a lot of bloodshed, a lot of people died, and the results were really horrible. But सेम चीज हमने बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ी थी, बट बेल्जियम के लोगों ने इतने जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने इतने स्मार्टली एंड इंटेलेक्चुअली डिसीजन लिया कि उनकी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ भी नहीं रुकी और मैटर भी सॉल्व हो गया. They issued the Belgian model. Now you must go and watch the video if you want to study the Belgian model in detail, because it's very very important for your exams. And then जब यूरोपियन यूनियन बना, ठीक है, जब यूरोप की सारी कंट्रीज साथ आई एंड दे फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, तो उन्होंने ब्रसल्स को अपना अपना हेडक्वार्टर ऑप्ट किया. तो आप सोचिए कि कहाँ बेल्जियम में इतने कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस तैयार हो रहे थे, एंड देन हाउ इंटेलिजेंट, like with a lot of intelligence and intellectuality, the Belgian leaders opted for such an amazing Belgian model कि वहाँ पे इतना पीसफुल माहौल हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि ईयू ने यूरोपियन यूनियन ने अपना कैपिटल, अपना हेडक्वार्टर चूज कर लिया बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स को. तो ये सारी चीजें मैंने आपको समरी में बता दी है, बट देन आई वुड रिपीट इट अगेन. डू वॉच द फर्स्ट वीडियो दैट आई हैव मेड. Now we'll move on to forms of power sharing. Power sharing से क्या क्या forms होते हैं. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. ठीक है, अब ये power sharing का जो idea है ये emerge हुआ है कहाँ पे? In opposition, क्योंकि जब political power divide नहीं होगी तो ये idea emerge होगा ही होगा. And then for a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group. Majoritarian rule की यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत समय तक ऐसा माना जाता था कि जो गवर्नमेंट है या जो पावर है वो सिर्फ एक इंसान के हाथ में आनी चाहिए जिसका मेजॉरिटी रूल है. तो अब हम देखेंगे कि वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी is that people are the source of all political power. मैंने इससे पहले भी जब आपको भी सबसे पहले डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करी थी तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो अल्टीमेट पावर है वो सिटीजन्स के हाथ में लाई करती है, जो लोग हैं उनके हाथ में होती है, क्योंकि वो चूज करते हैं कि वो किसको गवर्नमेंट देना चाहते हैं, वो किससे गवर्न होना चाहते हैं. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, in a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views. Let's take the example of India. India में किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को या कास्ट को या कम्युनिटी को या ट्राइब को कुछ ऐसी स्पेशल प्लेस नहीं दी गई है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एवरीबडी इज कंसिडर्ड इक्वल इन फ्रंट ऑफ कॉस्ट इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द आइज ऑफ लॉ. तो यहाँ पे वही देखा है कि किसी भी डाइवर्स ग्रुप को ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं दिया जाता है, क्या कहते हैं, प्रायोरिटी नहीं दी जाती है. एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी. हर किसी की वॉइस होती है इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. अब आप इंडिया में बोले, जैसे इंडिया में एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हर रिलीजन, हर
कास्ट के लोगों का एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन है, ठीक है, तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों की जो बात है उसे रखते हुए पॉलिसी फ्रेमिंग में हेल्प करते हैं। अब जैसे कोई ऐसा पॉलिसी बन रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को ही प्रॉफिट हो रहा है और बाकी जितने भी कम्युनिटीज हैं उन्हें नहीं हो रहा है, तो फिर लोग जो वहां पे बाकी कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हम लोगों ने चूज किया है, वो अपना व्यू रखेंगे कि नहीं ये हमारे कम्युनिटी के लोगों के साथ इनजस्टिस है, तो फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी को इस तरह से फॉर्म करेंगे जिसमें सारी कम्युनिटीज की मतलब गुडविल हो। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible, क्योंकि जितने citizens में डिवाइड होगा उतना ही डाइवर्स पावर शेयरिंग होगा, उतने ही बेटर व्यूज मिलेंगे, क्योंकि कभी ना ये जरूर होता है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन या कुछ भी ऐसा ग्रुप ले लेते हैं इन जनरल थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेड हो जाता है, मतलब किसी की मेजॉरिटी होती ही होती है, नो मैटर हाउ मच वी ट्राई आवर बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल राइट्स, क्योंकि मेजॉरिटी के लोग भी तो ज्यादा है तो उनके व्यूज, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो भी उतने ज्यादा है, इसलिए उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन भी उनकी ज्यादा होती है। In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. अब हम देखते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कितने फॉर्म में होती है। पहला क्या है? Power is shared among different organs of government. This is very important, not just for this chapter. Then आपको पता होना चाहिए कि different forms of जो different organs हैं एक गवर्नमेंट के, वो क्या होते हैं, क्योंकि आगे भी चैप्टर्स में आपको हेल्प करेंगे। Power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. अब लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो इम्प्लीमेंट कराते हैं उन बनाई हुई पॉलिसीज को। और जुडिशरी कौन होता है? जब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है एंड देन उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है, तो फिर वो जाके बोल सकते हैं जुडिशरी के सामने कि हमें वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या कंप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी जो अपना केस रजिस्टर करना होता है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अब लेजिस्लेचर क्या हो जाएगा? हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो लेजिस्लेचर के अंडर आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएंगे? जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर जो होते हैं, ये लोग हमारे एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लुक आफ्टर दी proper implementation of the policies and laws made. And then judiciary में हमारा Supreme Court, High Court and the other subordinate courts including the judges and the lawyers. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. इसमें क्या होता है? अलग-अलग organs government की जो कि same level में placed हैं पर different powers एग्जर्ट करती हैं। अब जैसे कि आप ये नहीं बोल सकते कि लेजिस्लेचर बड़ा है या ऊंचा है जुडिशरी से, या फिर जुडिशरी ऊंचा है एग्जीक्यूटिव से, ऐसा कुछ भी नहीं। दे आर ऑल कंसिडर्ड ऑन द सेम पेडिस्टल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे डू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स दे हैव। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. This is a very important point. अब क्या होता है, यहाँ पे जो 3 ऑर्गन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसमें से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे चेक रखता है। अब जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कुछ भी गलत करेगा, जुडिशरी कैन इंटरवीन एंड कीप अ चेक। एग्जीक्यूटिव इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, legislature and judiciary can intervene and keep a check. That judiciary is doing anything wrong or exercising unlimited powers, the legislature and executive can keep a check. तो इससे क्या होता है कि कोई भी अपने unlimited powers exercise नहीं कर पाता है, सब अपनी rational power को use करते हैं for the betterment of people, and कोई भी ऐसा कुछ भी dominance नहीं create कर पाता है, also because तीनों same pedestal पे हैं, तीनों equal हैं। Each
one checks the other. This results in balance of powers among various institutions. से क्या होता है, बैलेंस बन जाता है पावर का. किसी के हाथ में ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी पावर्स हैं देन किसी के हाथ में पावर के नाम पे कुछ भी नहीं. Okay, now we will see power can be shared among government at different levels. ठीक है, अभी तक हमने गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स में पावर डिवीजन पढ़ा था, पावर शेयरिंग पढ़ा था. अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट में भी डिफरेंट लेवल्स पे कैसे पावर जो है वो शेयर हो सकती है. A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level. अब क्या होता है, इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरल स्टेट है. अब फेडरल स्टेट क्या होता है, जिसमें पावर डिवीजन होता है एट अ सेंट्रल लेवल एंड देन एट रीजनल और स्टेट लेवल्स. अब इंडिया में आपने देखा होगा एक यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, एक स्टेट गवर्नमेंट है हमारी. यूनियन गवर्नमेंट, अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे जो स्टेट है उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है. ठीक है, हमारे सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ. एंड देन हमारा जो, अब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे स्टेट के सीएम योगी आदित्यनाथ है तो वो पूरी कंट्री के स्टेट्स के सीएम हो जाएंगे या फिर उनकी की यूनियन में चलेगी. तो अभी भी यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें भी पावर जो है वो बीजेपी के ही हाथ में है. बट देन हु इज द हेड ऑफ इट, प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, श्री नरेंद्र मोदी. सो इस तरह से जो पावर है वो डिवाइडेड है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीजेपी, देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स जहाँ पे डिफरेंट पार्टीज हैं, उनकी सरकार है. अब जैसे हम वेस्ट बंगाल का ऑप्शन वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ की सीएम कौन है, मिस ममता बनर्जी. तो इसी तरह से जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हो जाती हैं. सेंटर में हमारी एक पार्टी होती है, एक गवर्नमेंट होती है. एंड देन स्टेट लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी वेरियस गवर्नमेंट्स होती है. एंड देन द थर्ड टायर सिस्टम आता है. क्या आता है वो, हमारे इंडिया में पंचायती राज या फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है, पंचायत में पावर डिवाइडेड होती है. एंड व्हेन इट कम्स टू टाउन्स और सिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में पावर डिवाइडेड होती है. तो ऐसे जो पावर्स हैं वो 3 टियर में डिवाइडेड है. तो इस तरह से डिफरेंट लेवल्स पे पावर शेयरिंग हो रखी है. In India, we refer to it as the central or union government. The government at the provincial or regional level are called by different names in different countries. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको फेडरल गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दिया था. इंडिया एक फेडरल नेशन है. और एग्जाम्पल है तो हमारा जो क्या कहते हैं यूएसए है, वो एक फेडरल नेशन है. In India we call them state governments. मेरा एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट. This system is not followed in all countries. There are many countries where there are no provincial or state governments. वहाँ पे सिर्फ सीधे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है. वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. जहाँ पे पावर्स डिवाइडेड होती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है. यूनिटरी फॉर्म में हम कैसे पढ़ेंगे, हम यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे जो पावर्स होते हैं वो डिवाइडेड नहीं होती हैं. दिस इज व्हाट दे डिड इन there are many countries where there are no provincial or state governments, but in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. फिर ये सेम हमने बेल्जियम में पढ़ा था कि बेल्जियम में पावर्स डिवाइड हो गई थी बट श्रीलंका में नहीं हुई थी. दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. जब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे पावर डिवाइड हो जाती है तो उसे हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं. द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत का. ठीक, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे इसका. वो क्या है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. जो वेरियस सोशल ग्रुप्स हैं वो भी पावर शेयर कर सकती हैं या उनमें
पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब इससे क्या मतलब है, अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे पावर शेयरिंग के। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में डिवाइड होती है। ऑर्गन्स में आपका क्या क्या आएगा, ऑर्गन्स में आएगा हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। अब हम देखते हैं, उसके बाद हमने देखा कि रीजनल लेवल पे कैसे डिवाइड होती है, जिसे हमने क्या बोला था, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। इंडिया में इसके 3 टियर डिवीजन है। पहला क्या है, एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा, यूनियन गवर्नमेंट या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा डिवीजन, ये एक, यू कैन अंडरस्टैंड इट, लेट्स से विद द ट्रायंगल। ठीक, ये हमारा 3 टियर डिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट पे हमारी यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन इस पे आ जाएगी हमारी पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आप ये ट्रायंगल देख सकते हैं, 3 टियर डिवीजन। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हो जाता है, सच एज दी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड जो ग्रुप्स होते हैं, एंड देन रिलीजियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट से ना आपको जो पहली चीज दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड इट्स रियली लाइक फ्रेशली इनटू योर माइंड, तो पहली चीज जो इससे याद आनी चाहिए कम्युनिटी गवर्नमेंट से, वो होगी बेल्जियम की केस स्टडी, क्योंकि वहां पे बेल्जियन मॉडल में कम्युनिटी गवर्नमेंट्स उन्होंने इनकलकेट करी थी। In Belgium is a good example of this arrangement. In some countries there are constitutional and legal arrangements where socially weaker sections and women are represented in the legislature. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दिखे, या फिर लीगल ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं कि जो डिप्रेस्ड या फिर जो माइनॉरिटी है या वेरियस कम्युनिटीज हैं जिनके साथ पास्ट में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या वो ऑप्रेस रहे हैं, उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। वहां पे रिजर्वेशन होता है कि मतलब इस जो पर्टिकुलर सीट है उस पे या तो कोई विमेन ही एज ए कैंडिडेट होंगी, या फिर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी की या फिर कोई ऑप्रेस्ड क्लास की ही कैंडिडेट होंगे। This type of arrangement is meant to give space in government and administration to diverse social groups. ठीक है, गवर्नमेंट में एक जगह देने के लिए डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को ऐसे लॉज लाए गए हैं। वरना क्या हो जाएगा, तमिलनाडु जैसा हाल हो जाएगा। तमिलनाडु की केस स्टडी मैंने आपको बताई थी और पार्ट ए में अच्छे से समझाई भी है कि जो हमारा ये है कि कहते हैं एलियनेशन या एलियनेटेड फीलिंग है, वो तमिलियंस के अंदर आ गई थी बिकॉज ऑफ द सिन्हलीज कम्युनिटी। तो इसीलिए किसी भी कम्युनिटी को ऐसा फील ना हो कि वो एलियनेटेड है या उसका पॉलिसी मेकिंग में कोई हाथ नहीं है या फिर उसके राइट्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा किसी भी कम्युनिटी को फील ना हो, इसीलिए क्या किया गया है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ऑब्वियसली एक फेयर शेयर मिला है पावर में, उनके बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशंस चलते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। नाउ वी आर टू द फोर्थ पॉइंट, let's see what it is. It is power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control or influence those in power. अब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स होते हैं ऐसे जो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो पावर में है उनको। अब इसमें मुझे सबसे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल जो लगता है वो हो जाएगा हमारा किसान आंदोलन का, जो कि इंडिया में रिसेंटली हुआ था। कुछ लॉज आए जिसके अगेंस्ट फार्मर्स यूनियन जो है, जो फार्मर्स की पार्टी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन किया, मूवमेंट किया। तो
वो डायरेक्टली पार्ट नहीं है लॉ का, बट देन उन्होंने इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके साथ वेरियस मीटिंग्स करनी पड़ी, उनके पॉइंट को समझना पड़ा, एंड देन उन्होंने फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया वो सारे लॉज जो उन्होंने इम्प्लाई किए थे ऑन दी लाइक जो फार्म बिल आया था। तो इसी तरह से जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो वेरियस मूवमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको या फिर जो पावर में है उनको। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. Same वही चीज़ है कि हम चूज कर सकते हैं कि हम किससे गवर्न होना चाहते हैं। In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. ठीक है, वेरियस पार्टीज में कंपटीशन चलता है कि कौन पावर में जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शंस के टाइम पे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आने लगते हैं, होर्डिंग्स लग जाती हैं, पोर्टफोलियोज आने लगते हैं कि हम ये चेंज लाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, हम आपको इतनी सब्सिडी देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये कंपटीशन चालू हो जाता है बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज टू अट्रैक्ट पीपल टू द स्कीम्स कि अगर आप हमें चूज करेंगे, हम पावर में आएंगे तो हम ये कर देंगे। बट देन एज अ स्मार्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो भी वो पर्टिकुलर पार्टी आपको दावे या फिर वादे कर रही है वो एक्चुअली में वो चीजें करने वाली हैं या इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस। कि ऐसा ना हो जाए कि इलेक्शंस खत्म एंड देन द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग इज उस पर्टिकुलर फैमिली या उस पर्टिकुलर पर्सन के जो पावर में है सिर्फ उनके घर का साइज बड़ा हो रहा है, उनके बैंक बैलेंस के डिजिट्स बढ़ रहे हैं। कंपटीशन से क्या होता है, इंश्योर्स that power does not remain in one hand, मतलब कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। कंपटीशन होगा तो पार्टीज बदलती रहती हैं। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups। अब इंडिया में ही देख लीजिए, लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी होती है और फिर राइट विंग को सपोर्ट करते हुए बीजेपी है। दे हैव द वेरियस आइडियोलॉजीज, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड है कांग्रेस एंड देन राइट विंग की आइडियोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड है बीजेपी। तो वो वेरियस आइडियोलॉजीज के साथ होती है, उनकी डिफरेंट थिंकिंग होती है, उनके डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस होते हैं। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो जब कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो किसी पार्टी के साथ एक अलायंस फॉर्म कर लेती है। दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, जिससे क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि जो कंप्लीट मेजोरिटी है वो 300 पे मिलेगी, ठीक, 300 सीट्स पे अगर कंप्लीट मेजोरिटी मिलेगी। अब एक पार्टी नंबर ए को मिली 200 सीट्स और पार्टी बी को मिली 110, ठीक, और पार्टी सी को आप मान लीजिए 20-30 जो भी है। तो अब पार्टी ए को भले सबसे ज्यादा सीट्स मिली हो तब भी पार्टी ए को पावर नहीं मिलेगी क्योंकि कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिली है। तो व्हाट विल पार्टी ए एंड पार्टी बी डू, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल कंबाइन देयर वोट्स। तो 300 पे मेजोरिटी थी, उनके पास 310 वोट्स हो जाएंगे टोटल एंड देन दे कैन फॉर्म एन अलायंस एंड दे कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। इंडिया में बहुत फेमस है ये महागठबंधन वर्ड, जहाँ पे 2-3 पार्टीज एक साथ आ जाती हैं टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड देन उनका गठबंधन टूट भी जाता है एंड देन री इलेक्शंस हो रहे हैं वेरियस स्टेट्स में और पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है। एनीवेज, तो ये होता है हमारा अलायंस टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस। If the alliance is elected, they form a coalition government. जो alliance से बनने वाली government है उसे coalition government कहते हैं and thus share power. In democracy, we find interest groups such as those of traders. Trade unions होते हैं, labor unions होते हैं जो कि बहुत कभी-कभी strongly खुद को represent कर देते हैं through various movements अपने बात को रखने के लिए या wage increment के लिए या फिर for various issues that they are facing. तो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स क्या क्या हो जाते हैं हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स, ट्रेडर्स के, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कि हमारे क्या हो जाते हैं लेबर यूनियन।
They also will have a share in governmental powers either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. मैंने आपको बताया था कि कभी कभी या तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में, लॉ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं विद द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, और या फिर कभी कभी वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉलिसी को चेंज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मैंने आपको फार्म लॉज का एग्जाम्पल दिया था. With this, we have completed the chapter, and I hope you have understood it well. And thank you for watching. This was the part B of power sharing chapter. Do watch part A for the complete and proper explanation. Thank you for watching and stay tuned to our SST section.